कभी सोचा है कि कुछ कविताएं या भजन सुनते ही कैसे हमारी जबान पर चढ़ जाते हैं? उनके पीछे ना एक छिपा हुआ संगीत होता है, एक रिदम होती है। तो चलिए आज कविता के इसी छिपे हुए संगीत, इसी सीक्रेट को डिकोड करते हैं। जैसे ये पंक्तियां हैं, इनको जरा गुनगुना कर देखिए। खुद ब खुद एक फ्लो महसूस होता है ना? यही तो इन पंक्तियों का जादू है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें गाने के लिए ही बनाया गया हो। तो सवाल यही उठता है कि इस नेचुरल म्यूजिक का, इसका राज क्या है? भाई, कवियों के पास ऐसा कौन सा टूल है जिससे वो शब्दों में ये जादू भर देते हैं? आइए इस हुनर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस जादू का नाम है छंद। जी हाँ, छंद। ये समझिए कि ये कविता का वो व्याकरण है जो उसे उसकी लय और ताल देता है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि नियमों का एक बहुत ही खूबसूरत ढांचा है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो छंद कुछ नियमों का एक सेट है। ये तय करता है कि एक लाइन में कितने अक्षर होंगे, उन्हें बोलने में कितना वक्त लगेगा, मतलब कितनी मात्रा होगी, कहाँ पर रुकना है जिसे यति कहते हैं, और पढ़ने का फ्लो कैसा होगा, यानी गति। एक तरह से ये कविता का म्यूजिकल ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमें इसकी सबसे छोटी और सबसे जरूरी ईंट को समझना होगा, और उसे कहते हैं मात्रा। तो चलिए देखते हैं कि इन मात्राओं को आखिर गिना कैसे जाता है। तो मात्रा का सीधा सा मतलब है किसी अक्षर को बोलने में लगने वाला टाइम। ये पोएट्री की बेसिक बीट है, उसकी धड़कन। अगर मात्रा गिनना आ गया ना, तो समझिए छंद को समझना बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए, मात्राएं बस दो तरह की होती हैं। एक है लघु यानी छोटी मात्रा। इसका निशान है एक सीधी लाइन, खड़ी लाइन, और इसे हम गिनते हैं एक। ये अ, ई, उ जैसे छोटे स्वरों के लिए होती है। और दूसरी है गुरु यानी बड़ी मात्रा। इसका निशान है क्रॉस जैसा, और इसे गिना जाता है दो। ये आ, ई, उ, ए जैसे लंबे स्वरों के लिए होती है। सिंपल। तो मात्रा गिनने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हर अक्षर में लगे हुए स्वर को पहचानिए। अगर छोटा स्वर है, जैसे क में अ की आवाज, तो उसे लघु मानकर एक गिनिए। और अगर बड़ा स्वर है, जैसे का में आ की आवाज, तो उसे गुरु मानकर दो गिनिए। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब जब हम मात्रा गिनने का बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए कुछ सबसे मशहूर छंदों को देखते हैं और इन रूल्स को एक्शन में समझते हैं। मजा आएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर छंद से, दोहा। कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, सब ने इसका क्या खूब इस्तेमाल किया है। दोहे का ना एक पक्का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसकी पहली और तीसरी लाइन में हमेशा 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी लाइन में हमेशा 11 मात्राएं। तो इसका पैटर्न क्या हुआ? 13-11, 13-11। अब इस फेमस दोहे को देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। आइए मात्राएं गिनते हैं। श्री हुआ गुरु यानी 2, गुरु यानी दोनों लघु तो 1-1, चरण तीनों लघु 1-1-1, सरोज स लघु 1, रो गुरु 2, ज लघु 1, और रज के र ज दोनों 1-1। कुल हो गई 13 मात्राएं। और निज मनु मुकुरु सुधारी, इसमें है कुल 11 मात्राएं। देखा, ये 13-11 का तालमेल ही दोहे को उसकी खास पहचान देता है। चलिए अब एक और बहुत ही फेमस छंद को देखते हैं, चौपाई। रामायण जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों में इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। चौपाई की बनावट तो दोहे से भी ज्यादा सिंपल और बैलेंस्ड है। इसकी हर लाइन में, मतलब चारों के चारों चरणों में, बिल्कुल फिक्स 16 मात्राएं होती हैं। ना एक कम, ना एक ज्यादा, एकदम परफेक्ट। जैसे हनुमान चालीसा की ये चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चले गिनते हैं। ज य 1-1, हनुमान 1-1-2-1, ज्ञान 2-1, गुण 1-1, सागर 2-1-1। टोटल हुई पूरी 16 मात्राएं। और इसी तरह दूसरी लाइन में भी 16 ही है। ये जो 16 बीट्स की बराबर लय है ना, यही इसे एक शक्तिशाली मंत्र जैसा असर देती है। और हमारे आखिरी एग्जाम्पल के लिए अब हम समझेंगे सोरठा को, जिसका दोहे के साथ एक बड़ा ही मजेदार रिश्ता है। मजेदार बात यह है कि सोरठा असल में दोहे का ठीक उल्टा है, एकदम मिरर इमेज। जहां दोहे का पैटर्न था 13-11, वहीं सोरठा का पैटर्न है 11-13। मतलब इसकी पहली और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में 13। इस उदाहरण को सुनिए। जो सुमिरत सिद्धि होए,
इसमें है ठीक 11 मात्राएं, और गण नायक करिवर बदन, इसमें है 13 मात्राएं। इसे पढ़ते हुए दोहे से बिल्कुल अलग एक उल्टी सी रिदम महसूस होती है ना कमाल की बात। तो अब तक हमने छंद की बनावट और उसके कुछ टाइप समझ लिए, पर सवाल ये है कि नियमों का ये पुराना सिस्टम आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका जादू क्या है? छंद जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो चीज है जो कविता को उसका संगीत देती है, जो मुश्किल से मुश्किल बातों को भी याद रखना आसान बना देती है। सोचिए, सदियों से ज्ञान और कहानियां छंदों के सहारे ही तो एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंची हैं। ये हमारी क्लासिक कविता की धड़कन है, उसका दिल है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि छंद सिर्फ पुरानी किताबों की चीज नहीं है। अगली बार जब कोई गाना सुने या कोई ऐड की जिंगल सुने तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या पता आपको आज की भाषा और संगीत में भी ऐसे ही छिपे हुए छंद और उनकी रिदम मिल जाए। ये सोचने वाली बात है ना।